वेलकम टू द शो विशाल सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हमारी टीम के साथ जुड़े। थैंक यू। विशाल सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप क्या करते हैं और आपका जो ये टर्मिनल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके सेटअप के बारे में। मोनिका जी, मेरा नाम विशाल बंसल है और मैं पिछले 26 ईयर से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ। तो शुरू के 7 साल मैंने एज अ डीलर जॉब किया इसी फील्ड में, और उसके बाद मैंने 2005 से अपना टर्मिनल रन करने हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। जी, पहला सवाल मैं स्टॉक मार्केट के बारे में पूछना चाहूँगी, आपसे क्या समझते हैं आप, स्टॉक मार्केट क्या है? और जैसे कि लोगों के बीच में ये कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन भी हम बोल सकते हैं कि इसको सट्टा माना जाता है, गैम्बलिंग माना जाता है, तो उस पर आप क्या मानते हैं कि एक्चुअली में ये गैम्बलिंग है या कैसे समझते हैं आप इसको? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, गैम्बलिंग तो किस चीज़ में नहीं है आजकल। मैं और आप अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तो हम किस हिसाब से देखेंगे? कंट्री के लिए देखेंगे, ठीक है, लेकिन लोग इसमें भी सट्टा लगाते हैं, इसमें भी गैम्बलिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर गैम्बलिंग होती तो सरकार कभी तक बैन कर चुकी होती है इसको, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एक बिजनेस है जिसमें लोग अपना लॉन्ग टर्म में अपनी इन्वेस्टमेंट को एप्रिसिएशन करने के लिए, अपना अच्छे रिटर्न्स गेन करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक बिजनेस है, ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन साथ में ट्रेडिंग भी हम सुनने में आता है कि लोग ट्रेड भी करते हैं, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में क्या फर्क है? इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म मार्केट का पर्सपेक्टिव है हमारा, ठीक है, जिसमें हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो वो उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, जैसे रियल एस्टेट है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का और रियल एस्टेट में? थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस आपको बता देता हूँ। उसमें बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है। रियल एस्टेट में अगर हम करते हैं तो 50-60 लाख रुपए अगर हम एक फ्लैट पे भी इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसमें 50 से 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाती है आमतौर पे। जबकि स्टॉक मार्केट में आप कम पैसे से भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा गेन कर सकते हो, बिल्कुल। और जब हम बात ट्रेडिंग की करें तो वो मतलब रिटेल ट्रेडिंग क्या है? वो ट्रेडिंग भी आपका एक शॉर्ट टर्म मार्केट में शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का एक जरिया है, जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म में कुछ परसेंट गेन। अब आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बैंक हमें एफडी पे रिटर्न देता है 7 to 8%, ठीक है। तो अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट पे एक साल के अंदर हम 15 से 20% का गेन भी कर लेते हैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड लगा लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट लगा लो, तो फिर वो एक शॉर्ट टर्म नजरिया है, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और आपके हिसाब से दोनों में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो एक बिगिनर को चूज करना चाहिए? डेफिनेटली ये मेरे हिसाब से तो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हम शॉर्ट टर्म में लॉस खा लेते हैं, तो क्या हमारे लिए मार्केट पूरी हो जाती है कि नहीं, मार्केट में तो पैसा बनता नहीं है, मार्केट में पैसा डूब जाता है। लेकिन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का नजरिया होगा तो डेफिनेटली अच्छा गेन मिलेगा। रिस्क की हम हमेशा बात करते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं कि एक रिस्क हमेशा जुड़ा हुआ है, तो उस पे हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि क्या है वो रिस्क, कहाँ पे वो, मतलब जैसे आपने कहा कि लॉस का एक नजरिया कि ट्रेडिंग में फास्ट या क्विक एक प्रॉफिट के चक्कर में आपका लॉस हो जाता है, तो वो रिस्क पे थोड़ा सा बताएंगे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में रिस्क फैक्टर्स हैं और उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, रिस्क मेरे हिसाब से है सबसे पहले लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में है, चाहे वो रियल एस्टेट में है, चाहे म्यूचुअल फंड में, हम नॉलेज लेते नहीं है पहले, हम पहले पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले, हाँ, मेरे हिसाब से सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए, वो भी एक जेन्युइन सोर्स से लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। सर, थोड़ा सा आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जब आपने शुरू किया अपना टर्मिनल, आपने स्टार्ट किया और आपने जॉब से स्टार्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, अपनी कुछ स्टोरी के बारे में, क्या क्या चैलेंजेस आपको लगे कि बीइंग अ न्यू कमर जो आपने फेस किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूं। कोई बिजनेस बैकग्राउंड मेरे फैमिली का नहीं है, लेकिन मतलब शुरू से मेरा सपना था कि मैंने बिजनेस करना है, ठीक है। लेकिन क्या करना है उसका मुझे ABC भी पता नहीं था, लेकिन एक माइंडसेट था। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि मैंने 12th की थी, वो भी गवर्नमेंट हिंदी मीडियम स्कूल से, ठीक है। उसके बाद
मतलब कुछ फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ साथ में अर्निंग सोर्स भी बनाना पड़ता है, तो मेरा भी वही रहा। ठीक है, तो मैंने, आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैंने ITI किया था सबसे पहले। 12th के बाद ITI किया, उसके बाद मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया, उसके साथ साथ मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था 98 में। ठीक है, एज अ डीलर। ठीक है, तो मैंने शुरू के 7 साल डीलर की जॉब की, तो मैंने वहाँ पे देखा कि नहीं यार, ये वो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। ठीक है, स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, क्लाइंट्स हैंडलिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे 2005 में मन बनाया कि हमने अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है। लेकिन क्या मोटिवेशन थी कि अपना टर्मिनल स्टार्ट करना है? मोटिवेशन तो सबसे ज़्यादा था कि अपना बिजनेस करना है, जैसा मेरा शुरू से सपना था कि अपना बिजनेस करना है। हाँ बिल्कुल, ये प्रिपेयर था कि बिजनेस करना है। तो फिर उस टाइम तक थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो चुकी थी और मतलब लग भी चुका था कि नहीं, अब इसमें पैसा बनाया जा सकता है। तो मैंने शुरू में, हमने 2005 से ये स्टार्ट किया और सोच के ये किया था कि फर्स्ट डे से इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन चैलेंजिंग ये रहा कि मतलब काफ़ी मार्केट में बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, बहुत सारे। अब 2001 में, 2008 में और बीच में बहुत सारे न्यूज़ेस ऐसे आते हैं जिससे मार्केट में भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो उससे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ा। शुरू के 2-3 साल तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहे, फिर धीरे धीरे करके। लेकिन आपने गिव अप नहीं किया और डटे रहे। बिल्कुल आएगा वो एक जो स्मूथ टाइम भी होगा और आप जब मार्केट से आने। बिल्कुल। आपकी जो जर्नी, आपने कहा जैसे कि 26 साल की लंबी जर्नी रही, उसमें आपकी जर्नी में कौन से ऐसे स्टॉक्स आपकी ऑब्जर्वेशन में मल्टी बैगर प्रूव हुए? ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर्स प्रूव हुए हैं, लेकिन कुछ जो मुझे अभी ध्यान आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। 2001 के करीब HUL का रेट मेरे ख्याल से 40 रुपीज़ के करीब था, जो आज 2600 के आसपास है। बीच में जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हुए होंगे इसके वो अलग है। ठीक है, मारुति का IPO आया था, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था 2005 में, 185 के करीब आया था, वो आज 12,000 के आसपास है। डिविडेंड और जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। आइशर मोटर मेरे ख्याल से 140 के करीब था 2000 के आसपास, आज वो 27,000 के आसपास है। और अगर इसमें स्प्लिट भी हुआ था बीच में, तो अगर हम उसको भी काउंट करें तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास उसका रेट पहुंच गया। सर, मार्केट का नेचर है, अगर ये राइज करती है तो ये क्रैश भी लेकर आती है। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आपने भी बहुत सारे क्रैश देखे होंगे अपनी जर्नी में। तो क्रैश के साथ एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा, आपने क्या गेन किया, और आपकी इन्वेस्टर्स के लिए क्या एक राय है क्रैश को लेकर, मार्केट क्रैश को? सबसे पहला इवेंट जो मेरे स्टॉक मार्केट की जर्नी में आया वो 2001 का था, जब बहुत बड़ा स्कैम हुआ था स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में, केतन पारेख का। ठीक है, तो मैं इसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसमें मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका आया था। मार्केट कई दिन तक लोअर सर्किट लगा था, मतलब काफ़ी दिन तक मार्केट लगातार नीचे जाती रही, डाउन साइड रहा। वो मेरी लाइफ का पहला इवेंट था जब मैंने देखा था कि स्टॉक मार्केट गिरती कैसे है। अब तो हमने सबने देखे होंगे, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन वो क्रैश मैंने फर्स्ट टाइम देखा था वो। और सेकंड मैंने देखा था 2008 में, जब ग्लोबल इम्पैक्ट मार्केट में आया था, वो हमारी इंडिया पे भी पड़ा था उस चीज़ का, लेमन ब्रदर्स का जो US में। हाँ, और थर्ड इम्पैक्ट तो आप सबको पता ही होगा कि अभी 2020 में जो कोविड आया था, उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे बहुत एडवर्स पड़ा था। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट बहुत डाउन आई थी। तो मैंने इन क्रैशेस से मार्केट में मैंने ये देखा है कि ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। जब भी मार्केट गिरती है, हम मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो इसमें डट के सामना करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। लेकिन जब मार्केट डाउन आए तो अपनी लिस्ट पहले तैयार रखनी चाहिए कि अच्छे फंडामेंटल जिन कंपनीज के अच्छे हों, उन कंपनीज की एक लिस्ट बना के रखनी चाहिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पहले से ही पैसा लगा रखा है और उस टाइम पे होप ट्रेडिंग लोग करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो होप ट्रेडिंग करनी चाहिए, इमीडिएटली पैसा विड्रॉ करना चाहिए? उस पर आपका, जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है मार्केट डाउन में जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इन्वेस्टर्स को कभी भी नहीं बोलता कि आप, अगर आपने पूरा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख का 1 लाख आज इन्वेस्ट कर दो, पूरा का पूरा। आपको कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स में आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में। आप जनरली बात करते हैं? हाँ, जनरली भी। ठीक है, वो मेरा उस टाइम भी था और आज भी मेरा क्लाइंट्स को यही है, क्योंकि आज मार्केट, आपको पता है कि जब मैंने स्टॉक मार्केट ज्वाइन किया था ना, तो उस टाइम निफ्टी का लेवल 800 था जी। और आज
निफ्टी 25,000 ऑलमोस्ट पहुंच गई है। कितने इवेंट्स आए होंगे, 3 तो क्रैश मैंने मैं आपको बता दिया मार्केट के, एक केतन पारिक का स्कैम हो गया, एक लेमन ब्रदर्स हो गया, और आपका कोविड हो गया, और कितने इलेक्शंस आए होंगे, ठीक है। 2004 में इलेक्शन आया, 9 में आया, 14 में, 19 में, 2023 में। तो इन सब चीज़ों में मतलब ये है कि अगर छोटे छोटे से इंटरवल्स में आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहो मार्केट में, तो मार्केट में लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो इवेंट्स के कारण जो इम्पैक्ट आता है उस चीज़ से डरना नहीं चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टेड रहना चाहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कैसी है, हमें फंडामेंटल और टेक्निकल देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या किसी जेन्युइन एडवाइजर से एडवाइस लेनी चाहिए अगर हम खुद न स्टडी कर पाए। मतलब अब ऐसा टाइम नहीं है कि लोग सिर्फ बीएससी एनएससी के फिगर्स देख रहे हैं, लोग एक्चुअली में दिलचस्पी रखते हैं कि पैसा कमाए हम सब से। लेकिन इसको सीखना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं लोग आते हैं बड़े जोश के साथ, फिर बहुत लॉस करते हैं, फिर वो बोलते हैं मार्केट बहुत वर्सेटाइल है या मार्केट के ऊपर पूरा ब्लेम है। तो मैं उस पर जानना चाहूंगी कि सीखने के लिए आप क्या कहेंगे कि कैसे क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितना टाइम पहले सीखने में देना चाहिए, फिर उनको स्टार्ट करना चाहिए एक्चुअली में प्ले गेम रियल टाइम में स्टार्ट करें। आज की डेट में आप देखोगे कि मार्केट मतलब यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते होंगे तो मार्केट के बारे में 20-21 साल के बच्चे, बोलूँगा मैं 20-21 साल के बच्चे इन्फ्लुएंसर हैं, वो मार्केट के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने मार्केट का एक डिप भी नहीं देखा होगा अभी तक कि मार्केट डाउन कैसे, क्योंकि कोविड के बाद तो मार्केट अभी तक डाउन आई नहीं है। मार्केट में एक डिप भी नहीं देखा होगा, मार्केट का एक क्रैश नहीं देखा कि मार्केट डाउन कैसे आती है, ठीक है। तो जेन्युइन सोर्स से, और किसी, मैं तो ये कहूँगा कि जिस एडवाइजर से आप एडवाइस लेते हो वो देखो उसको कि, क्योंकि पैसा तो आपका है, आप देखो कि वो सेबी से रजिस्टर्ड भी है या नहीं। आपको बताऊं कि हमने 2018 से हम लोग भी एक इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, ठीक है। लर्न इन्वेस्टेड के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है, LIT के नाम से, और हमारी टीम में बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन हैं, बहुत सारे एजुकेटेड टीचर्स हैं जो सेबी से रजिस्टर्ड भी हैं। वो एडवाइस भी कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लोगों को स्टॉक मार्केट की बारीकियां सिखाते भी हैं, फंडामेंटल भी सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाते हैं। सर आप अपने बिजनेस एक्सपीरियंस में मैं आपको वापस ले जाना चाहूँगी एक बार और। आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो आपको उस टाइम पे तो धक्का लगा कि अच्छा ये क्या एक चीज़ अनएक्सपेक्टेड अकर हो गई, लेकिन बाद में वो आपके लिए बिजनेस लेसन बन के प्रूव हो गए। ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो गिव अप कर देते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं। तो उनके लिए एक एडवाइस आपकी तरफ से क्या होगी? देखिए, जब बहुत सारे चैलेंजेस रहे मुझे, जब हमने अपना टर्मिनल रन करना स्टार्ट किया तो कुछ टाइम बाद हमारे ही क्लाइंट्स में से कुछ ने हमारे कंपटीशन में खड़े हो गए। उन्होंने भी, वो एक्चुअली नोन तो सभी के थे, हमारे क्लाइंट्स को भी जानते थे, उन्होंने हमारे क्लाइंट्स तक को कैप्चर किया गारंटीड रिटर्न्स ऑफर करके। जबकि हमारी फील्ड में गारंटीड वर्ड यूज़ करना ही इलीगल है, लेकिन उन्होंने किया, और तो हमारे लिए भी वो चैलेंज हो गया। हमारे क्लाइंट्स चले गए उनके पास, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद वो पता चला कि मतलब वो कुछ भी नहीं था, वो फेक था। तो हमारे लिए मतलब ये चैलेंजेस भी रहे और बिजनेस लेसन्स भी था कि मतलब हम एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हम सोचने में मजबूर हो गए थे कि अब क्या करें, कैसे चलाएं अपने बिजनेस को जी। तो बिगिनर अगर स्टॉक मार्केट में कोई इंट्रोड्यूस होते हैं तो मैं तो सब यही सजेस्ट करता हूं कि आप थ्रू म्यूचुअल फंड ही स्टार्ट करो। म्यूचुअल फंड, अब डायरेक्ट स्टॉक मार्केट का तो आपको पता है कि आप डीमैट अकाउंट खोलो और अपना बाय सेल डायरेक्ट स्टॉक्स कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप अपना फंड किसी फंड मैनेजर को दे रहे हो, ठीक है, किसी कंपनी के फंड मैनेजर को दे रहे हो, और वो फंड मैनेजर जो है वो स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और उस पर आपको रिटर्न निकाल के देते हैं। तो वो थोड़ा सेफ है इन्वेस्टमेंट है आपका एज कम्पेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर मैं बात म्यूचुअल फंड्स की भी करूं तो बहुत देयर आर प्लेंटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो उसमें एक सिलेक्शन कैसे एक इन्वेस्टर को जिसको पैसा लगाना है वो करे कि हाँ मुझे ये एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए 1600 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि अब हम किस पे इन्वेस्टमेंट करें और किस हिसाब से करें, तो ये कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो ये बुफे हैं, और दूसरी बात एक और कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो आपके
फ्रेंड का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो आपके लिए भी सही हो। ये आपको रिसर्च करके लेना चाहिए और SIP से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो SIP से स्टार्ट करना चाहिए और एक रिसर्च करनी चाहिए या किसी रिसर्च एनालिस्ट से एडवाइस लेना चाहिए। AI पे मैं बात करना चाहूँगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि हर जगह अब कंट्रीब्यूशन है, हर एरिया में। टॉयज बनाने से लेकर आपको कुकिंग में हेल्प कर सकता है, और आप कहीं पे भी कोई भी एरिया आप यू नेम इट एंड यू सी की AI की एक इम्पोर्टेंस है। और स्टॉक मार्केट में भी हम देखते हैं, जो हम एल्गोरिथम ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो AI, लेकिन एक्चुअली में इसका मैं कंट्रीब्यूशन समझती हूँ, लेकिन इसका क्या अफेक्ट हो सकता है फ्यूचर पे, उसके क्या नेगेटिव्स हैं और क्या प्लस पॉइंट्स भी हैं? देखिए AI का रोल स्टॉक मार्केट में 2009 से आई थिंक चल रहा है। जो ऑर्डर्स एग्जीक्यूशन में इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ये कुछ मिली सेकेंड्स में काफ़ी सारे आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप थ्रू AI के, मतलब थ्रू एल्गो ट्रेडिंग के। तो लेकिन इसका माइनस पॉइंट भी है। इसका माइनस ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप मतलब AI के थ्रू आप कंपनी के नंबर्स वगैरह तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं, वो तो शायद बहुत अच्छे निकाल देगी AI। लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसमें बहुत सारी लैकिंग्स हैं मेरे ख्याल से। ये मेरा विचार है कि इसमें बहुत सारी लैकिंग्स है, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है, तो ये AI जज नहीं कर सकती है। अंत में आपकी कोई एडवाइस स्टॉक मार्केट में जो लोग शुरुआत करना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, या बहुत लॉस खा चुके हैं और अब वो और नहीं करना चाहते हैं, तो उन सबके लिए आपकी कोई एडवाइस? देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए मेरी तो सबसे पहले यही एडवाइस किसी को भी रहती है कि छोटे सी पैसे से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अपनी जो भी आपकी इनकम है उसका कुछ परसेंटेज आप चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में आपको FD पे रिटर्न नहीं मिलती है, 7 to 8% के आसपास रिटर्न मिलती है। उससे आपकी इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होती है। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जिससे आप अच्छा गेन लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और दूसरा आपको इसको सीखना पड़ेगा। जिन लोगों ने बहुत लॉस खाया है और आप सोचते हैं कि अब नहीं, तो उन लोगों के लिए आपका ये एडवाइस है कि सीख के करना चाहिए। सीख के देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं है। मैं आज मुझे 26 साल हो गए, मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ स्टॉक मार्केट में। ये एक ऐसी फील्ड है, इसमें आप डेली कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच आपके इनसाइट्स और आपके एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच।